नमस्कार दोस्तों, सिक्योरिटी साइंस क्लासेस का पसंद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं हूं दिनेश चौधरी और लेकर के आया हूं आज कृषि रसायन विज्ञान के नए टॉपिक जेट की जंग पार्ट 2। आज दोस्तों अपन जो बात करेंगे वो कृषि रसायन विज्ञान के संबंध में जो मृदा निर्माण प्रक्रियाएं हैं, मृदा कणाकार है, भूपपड़ी है जिसको अर्थ क्रस्ट बोलते हैं, उनके संबंध में जो भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की आज कोशिश अपन करेंगे। अपन ने लक्ष्य बना रखा है, लक्ष्य 11 जुलाई 2021, क्योंकि दोस्तों अब की बार जेट का एग्ज़ाम आपकी SKNIU जोबनेर यूनिवर्सिटी करवाने वाली है और उन्होंने डेट अनाउंस कर दी 11 जुलाई। तो 11 जुलाई अपना टारगेट है। इसी के साथ साथ कृषि पर्यवेक्षक के विद्यार्थी हैं, BHU के हैं, ICR के हैं, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। और दोस्तों लास्ट वीडियो में अपन ने बात करी थी मृदा के बारे में कि मृदा कौन सी भाषा का शब्द है, मृदा विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं और आपकी मृदा प्रोफाइल है, मृदा परिच्छेदिका है, वो क्या होती है, मृदा का संगठन क्या होता है। तो अगर आपको ये टॉपिक्स के बारे में अगर जानकारी लेनी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के, तो आप उस पर जा कर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आई होप लास्ट वीडियो आप सभी ने पसंद करी होगी, आपके लिए वो हेल्पफुल हुई होगी। तो आज अपना जो नया टॉपिक है कृषि रसायन विज्ञान का, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपन बात करते हैं पृथ्वी की संरचना के बारे में, ठीक है ना। तो भूपपड़ी के बारे में समझना है या बाकी सारी चीज़ों की बात करने से पहले अपने को मृदा की संरचना को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि भाई मृदा की संरचना क्या है, मृदा किस तरीके से बनी हुई है। तो या मृदा की पृथ्वी की संरचना किस प्रकार से बनी हुई है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें विद्यमान हैं। तो अगर अपन पृथ्वी की संरचना की बात करें तो दोस्तों पृथ्वी जो बनी हुई है वो विभिन्न प्रकार की परतों से मिलकर के बनी हुई है। उनके अंदर अलग अलग प्रकार की परतें पाई जाती है। परतों का मतलब आपके अलग अलग प्रकार की अपन बात कर सकते हैं कि ऐसी लेयर्स जिनके अंदर अलग अलग गुण हैं, अलग अलग आपके तत्व उसके अंदर विद्यमान होते हैं। तो उसके आधार पर अपन ने इनको अलग अलग परतों के अंदर विभक्त कर दिया है। तो अगर अपन पृथ्वी की संरचना की बात करें तो उसकी मुख्यतः दोस्तों 3 परतें होती है, जिसको जो पृथ्वी की ऊपरी परत होती है उसको कहते हैं अर्थ क्रस्ट या भूपपड़ी, ठीक है। उसके जस्ट नीचे होती है आपकी मेंटल, ठीक है, और उस मेंटल के ख़त्म होने के जस्ट नीचे होती है आपकी कोर, ठीक है। कोर को दोस्तों 2 भागों के अंदर विभक्त किया होता है, एक तो होती है बाह्य कोर और एक होती है आंतरिक कोर। बाह्य मतलब आउटर कोर और इनर कोर। तो इन तीनों परतों की जो डायमीटर है वो अलग अलग प्रकार से हैं। इनका डायमीटर की अगर अपन बात करें तो ये जो डायमीटर व्यास है वो कुछ किलोमीटर से लेकर के कई सैकड़ों किलोमीटर तक इनका डायमीटर हो सकता है। तो जब अपन भूपपड़ी की बात करते हैं दोस्तों, तो भूपपड़ी का जो ये एरिया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये दोस्तों अपना कॉन्टिनेंट मान लो या आपकी जो सी है समुद्र, उसके अंदर की अगर गहराई की बात करें तो वो मान ले तो आपकी जो 5 से लेकर के 56 किलोमीटर का जो आपका एरिया होता है वो भूपपड़ी के अंदर आता है। 56 किलोमीटर के जस्ट नीचे अगर अपन बात करें और 2900 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है वो आपका आता है मेंटल के अंदर। किसके अंदर? मेंटल परत के अंदर आता है। और उस 2900 किलोमीटर के बाद में और ज़्यादा गहराई में जाते हैं तो 3500 किलोमीटर तक का जो एरिया आता है वो कोर के अंदर आता है। किस में आता है? कोर के अंदर आता है। तो कोर को दोस्तों 2 भागों के अंदर विभक्त किया गया है। जो आउटर कोर जो एरिया है वो आपके 3500 किलोमीटर में से 2250 किलोमीटर आपका ये एरिया कवर करता है, ठीक है, आउटर कोर का। और उसके बाद 1300 से 1350 किलोमीटर जो एरिया है वो इनर कोर का कवर करता है। तो इस प्रकार से सारी जो ये तीनों परतें होती हैं इनसे मिलकर के आपकी पृथ्वी का निर्माण हुआ होता है। और अब अपन जो बात करेंगे वो दोस्तों इस 5 से 56 किलोमीटर एरिया के बारे में बात करेंगे, जिसको भूपपड़ी कहते हैं, क्योंकि अपना जो मेन उद्देश्य है वो फसलोत्पादन लेने का है और उसके साथ ही साथ मृदा की पोषक तत्व प्रदान करने की जो क्षमता है, सोइल फर्टिलिटी है, मृदा उर्वरता है, उसको कैसे बनाए रख सकते हैं। तो उसके बारे में अपने को मेन नॉलेज गेन करना है या अध्ययन करना है।
तो अपन इस एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे 5 से 56 किलोमीटर एरिया के बारे में, कि भाई इसके अंदर कौन कौन से पोषक तत्व विद्यमान होते हैं, कैसे इसका निर्माण होता है, और इसके अंदर कौन से अधातु तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं या धातु तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो दोस्तों अपन कुल पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के अंदर दोस्तों आपके 106 तत्व विद्यमान होते हैं। कितने? 106 तत्व विद्यमान होते हैं। उन 106 तत्वों में से 8 तत्व ऐसे होते हैं दोस्तों, कितने? 8 तत्व ऐसे होते हैं जो आपकी जो भूपपड़ी है उस भूपपड़ी के 0 से लेकर के 16 किलोमीटर की गहराई तक के एरिया का निर्माण करते हैं। कितना? 0 से लेकर के 16 किलोमीटर गहराई तक का जो आपका क्षेत्र होता है भूपपड़ी का, उसका निर्माण आपके जो 106 कुल तत्व हैं उनमें से 8 तत्व मिलकर के बनाते हैं उस भूपपड़ी का भाग, और लगभग 98% भाग का निर्माण ये 8 तत्व मिलकर के करते हैं। ठीक है, बाकी जो 2% है वो बाकी जो रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स है वो उसका निर्माण करते हैं। तो इसमें आपके धातु तत्व भी होते हैं, अधातु तत्व भी होते हैं, तो उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं आगे की स्लाइड में। ठीक है दोस्तों, आई होप ये पृथ्वी की जो संरचना है टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं। अपन भूपपड़ी के संगठन की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि भूपपड़ी का जो संगठन है उस भूपपड़ी के संगठन में 8 तत्व हैं जो आपके 16 किलोमीटर एरिया का 98% भाग का निर्माण करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो तत्व उपस्थित होता है या भूपपड़ी के संगठन में सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व उपस्थित होता है वो होता है ऑक्सीजन। क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीजन होता है, और इसकी जो मात्रा होती है भूपपड़ी के संगठन में वो होती है 46.6%, 46.6% आपकी ऑक्सीजन उपस्थित होती है। अगर अपन सेकंड एलिमेंट की बात करें कि वो सबसे ज़्यादा मात्रा में दूसरा जो तत्व है वो कौन सा है, तो वो आता है दोस्तों आपका सिलिकन। SI का मतलब होता है सिलिकन। तो सिलिकन की सांद्रता होती है, या सांद्रता का मतलब अपना मात्रा से है कि भूपपड़ी का जो संगठन है उसमें सिलिकन की जो मात्रा है वो 27.7% होती है। कितनी होती है? 27.7% आपकी सिलिकन उसके अंदर उपस्थित होती है। इसी के साथ अगर अपन बात करें तो थर्ड मोस्ट जो डोमिनेंट एलिमेंट है भूपपड़ी के अंदर या अर्थ क्रस्ट के अंदर, या तीसरा जो सर्वाधिक पाया जाने वाला जो पोषक तत्व है वो है आपका एल्यूमिनियम। क्या है दोस्तों? एल्यूमिनियम। और इस एल्यूमिनियम की जो मात्रा होती है वो होती है लगभग 8.1% के आसपास। कितनी होती है दोस्तों? 8.1% के आसपास। फिर उसके बाद अगर अपन बात करें तो आपका आता है आयरन, जिसको लौह तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? आयरन। और आयरन की मात्रा भूपपड़ी के अंदर लगभग 5% होती है। कितनी होती है? 5% होती है। फिर आपका नेक्स्ट एलिमेंट आता है कैल्शियम, और कैल्शियम की अगर सांद्रता की बात करें तो वो भूपपड़ी के अंदर या अर्थ क्रस्ट के अंदर 3.6% आपका कैल्शियम उपस्थित होता है। फिर नेक्स्ट जो एलिमेंट आता है वो आता है दोस्तों आपका सोडियम, और सोडियम को प्रदर्शित करते हैं Na से, और इसकी जो सांद्रता होती है भूपपड़ी के अंदर मात्रा उपस्थित होती है वो 2.8%, 2.8% आपकी सोडियम उपस्थित होती है। फिर अपन बात करते हैं पोटेशियम के बारे में। तो पोटेशियम की जो सांद्रता है भूपपड़ी के अंदर जो उपस्थिति है वो होती है 2.6% के लगभग। और नेक्स्ट जो एलिमेंट आपका है वो है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम की मात्रा की बात करें भूपपड़ी के अंदर तो उसकी मात्रा होती है 2.1%, लगभग 2.1%। और ये जो दूसरे अन्य तत्व हैं वो सारे मिलकर के आपके 2% एरिया का निर्माण करते हैं भूपपड़ी के। तो ये सारे के सारे आपके क्या हो गए? 98% जो एरिया है ये आपके 8 तत्व मिलकर के बना रहे हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं दोस्तों कि आपके क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है। तो क्वेश्चन जो भूपपड़ी से संबंधित जो संगठन से संबंधित जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो इस प्रकार पूछ सकते हैं आपको। जेट में हो गया, कृषि पर्यवेक्षक में हो गया, BHU, ICR के जो भी JRF, SRF जो भी एग्ज़ाम है उसके अंदर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि जो भूपपड़ी का संगठन है उसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। उसमें ऑप्शन आपको दे दे ऑक्सीजन, सिलिकन, एल्यूमिनियम और आयरन। तो उस टाइम आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑक्सीजन।
और ऑक्सीजन की ये जो वैल्यू है 46.6%, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों सिलिकॉन के बारे में, कि भाई अगर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि वो पूछ सकते हैं आपको कि भाई भूपपड़ी का जो संगठन होता है उसमें द्वितीय सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित पोषक तत्व कौन सा होता है, तो वो दोस्तों होता है आपका सिलिकॉन। और इसकी सांद्रता भी आपको याद होनी चाहिए कि 27.7% आपकी मात्रा भूपपड़ी के संगठन में उपस्थित होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो ये हो गया। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों दूसरा धातु और अधातु के रूप में। ठीक है, कि भाई भूपपड़ी का जो संगठन है उसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु तत्व उपस्थित होती है और कौन सी अधातु तत्व उपस्थित होती है। ठीक है, तो अगर अपन इन 8 तत्वों की बात करते हैं तो इन 8 तत्वों के अंदर जो अधातु तत्व होते हैं उसमें एक तो आपका ऑक्सीजन आता है और एक आती है आपकी सिलिकॉन। तो ये दोनों जो तत्व है ये क्या है आपके दोस्तों, अधातु है। क्या है, नॉन मेटल है, अधातु है, नॉन मेटल। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, ये आपके क्या है, अधातु तत्व है। इसके अलावा जब अपन बात करते हैं एल्यूमिनियम की, आपके आयरन की, कैल्शियम की, सोडियम की, पोटेशियम की, मैग्नीशियम की, तो ये जो बाकी जो एलिमेंट है आपके 6 एलिमेंट, ये सारे के सारे क्या है, धात्विक तत्व है, मेटेलिक एलिमेंट है या धातु है। क्या है, धातु है। क्या है, धातु है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे आपको कि भूपपड़ी के संगठन में सर्वाधिक मात्रा में अधातु तत्व कौन सा उपस्थित होता है, तो उसमें भी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भूपपड़ी का जो संगठन है उसमें सर्वाधिक मात्रा में धातु तत्व कौन सा उपस्थित होता है, धातु तत्व कौन सा उपस्थित होता है, तो जब धातु तत्व की बात करेंगे तो जो धातु तत्व है वो एल्यूमिनियम है दोस्तों। आपका सर्वाधिक मात्रा में आपका एल्यूमिनियम उपस्थित होता है। ठीक है ना, क्या होता है, सर्वाधिक मात्रा में आपका एल्यूमिनियम उपस्थित होता है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन अगर आपको पूछ ले, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गए। अगर आपको क्वेश्चन अपन इसकी प्री पीजी की बात करें या आईसीआर की बात करें तो उसमें थोड़ा घुमा फिरा के पूछते हैं। उसमें आपका लेवल चेक करते हैं कि आपने कितने लेवल तक पढ़ाई कर रखी है, कितना नॉलेज आपने गेन कर रखा है। तो अगर कोई बच्चा गहराई में पढ़ा होगा तो उसका आंसर दे पाएगा। क्वेश्चन ऐसा आता है कि भूपपड़ी का जो संगठन है उसमें 5वां सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा है। ठीक है, 5वां सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा है। तो अगर आपको ये जो क्वांटिटी अगर इसकी मात्रा अगर याद है आपको कि भाई भूपपड़ी के अंदर इस प्रकार से इनकी सांद्रता होती है, मात्रा उपस्थित होती है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, अन्यथा नहीं दे पाओगे। तो अगर आपको पूछा है कि 5वां तत्व ऐसा कौन सा है जो सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट तत्व तो हो गया आपका ऑक्सीजन, फिर अगर आपको बात करते हैं तो सिलिकॉन, थर्ड आ गया आपका एल्यूमिनियम, फोर्थ आ गया आपका आयरन, और फिर फिफ्थ की बात करें तो वो हो गया आपका कैल्शियम। तो ऑप्शन में आपको 3 तो इनमें से देखने को मिलेंगे 8 में से, और एक ऑप्शन मिलेगा आपको कैल्शियम। तो 5वां सर्वाधिक मात्रा में जो उपस्थित तत्व है वो है आपका कैल्शियम। राइट आंसर आपका कैल्शियम होगा। और इसकी जो क्वांटिटी है, सांद्रता मतलब मात्रा है, वो भी आपको याद रखनी है। 3.6% आपका कैल्शियम भूपपड़ी में उपस्थित होता है। ठीक है दोस्तों, देखो क्वेश्चन कैसे भी आए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर क्वेश्चन में अगर धातु और अधातु तत्व नहीं दिया हो और सीधा सा पूछ लिया कि भाई भूपपड़ी के संगठन में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पोषक तत्व उपस्थित है, तो वो भी आपका क्या होगा, ऑक्सीजन ही राइट आंसर होगा। ये आपको डाउट क्लियर रखना है कि भाई अगर कोई धातु और अधातु शब्द नहीं आता है तो उसमें आपको ऑक्सीजन ही राइट आंसर देना है, सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है। अगर 4 ऑप्शन दे रखे हैं और क्वेश्चन ऐसा पूछ रखा है कि सर्वाधिक मात्रा में भूपपड़ी के संगठन में कौन सा पोषक तत्व उपस्थित होता है, और अगर ऑक्सीजन वहाँ पे ऑप्शन में नहीं है और ऑप्शन 4 में सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन और कैल्शियम है, तो उस टाइम आपका जो राइट आंसर होगा वो सिलिकॉन हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको कंफर्म होनी चाहिए कि भाई ऑप्शन क्या दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ तो मैं भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन कर रहा हूँ, और अगर ऑप्शन में ऑक्सीजन ही नहीं होगा
तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर ऑक्सीजन अगर ऑप्शन में नहीं है और सिलिकॉन ऑप्शन में है तो सर्वाधिक मात्रा में जो उपस्थित पोषक तत्व है वो आपका सिलिकॉन हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपके सारे डाउट्स इस टॉपिक से रिलेटेड कवर हो गए होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपके दोस्तों वायु का संगठन। देखो वायु का संगठन जो होता है दोस्तों वो आपका वायुमंडल में भी होता है और मृदा वायु के अंदर भी होता है। क्योंकि अपन पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी की जब अपन बात करते हैं तो पृथ्वी पे 3 मंडल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पृथ्वी आपकी अंडाशय आकार की होती है, उसमें 3 मंडल पाए जाते हैं। एक पाया जाता है आपका थल मंडल। क्या पाया जाता है? थल मंडल, जिसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। एक पाया जाता है आपका जल मंडल, जिसको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। और एक होता है आपका वायुमंडल, क्या? जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो वायुमंडल की जब अपन बात करते हैं तो वायुमंडल के अंदर विभिन्न प्रकार की गैसेस विद्यमान होती है। और अपन यहाँ जो बात करेंगे वायुमंडल से संबंधित वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे। इसी तरीके से मैंने आपको जब प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि मृदा का जो संगठन होता है, मृदा के संगठन में 25% जो हिस्सेदारी होती है वो मृदा वायु की होती है। किसकी होती है? मृदा वायु की होती है 25% हिस्सेदारी। ठीक है ना। तो ये जो 25% मृदा उपस्थित होती है उस 25% मृदा वायु भाग में आपकी कौन कौन सी गैसेस विद्यमान होती है वो भी डिपेंड करता है। तो अपन यहाँ पे भी मृदा वायु में भी जो बात करेंगे वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संदर्भ में ही करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस टॉपिक को। अपन जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं वायुमंडल की। तो जब अपन एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर में लगभग 78.08% आपकी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, 20.94% आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। और CO2 की जब बात करते हैं तो CO2 की मात्रा लगभग 0.03% उपस्थित होती है। ये दोस्तों पुराने डाटा है, अगर क्वेश्चन आ जाता है और उसमें CO2 की मात्रा वायुमंडल में पूछ लेते हैं, ऑप्शन में अगर 0.03 नहीं देखने को मिले तो उस जगह अगर आपको 0.04% मिल जाए तो उसको आपको टिक करना है, क्योंकि धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो राइट आंसर अगर आपको 0.03% नहीं दे रखा हो तो आपको उस समय 0.04% की तरफ बढ़ना है। ठीक है, तो ये तो कंपोजिशन हो गया आपका वायुमंडल का। मृदा वायु की बात कर लेते हैं। मृदा वायु की जब अपन बात करते हैं तो मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 79 to 80%। मतलब अगर अपन वायुमंडल से इसकी तुलना करें तो वायुमंडल की तुलना में मृदा वायु में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, परंतु जब अपन ऑक्सीजन की बात करते हैं तो अगर ऑक्सीजन की तुलना करें कि मृदा वायु में ऑक्सीजन वायुमंडल की तुलना में कितनी उपस्थित होती है तो दोस्तों ये 19.5 से 20% के मध्य उपस्थित होती है। यानी कि लगभग 1 से 1.5% वायुमंडल से कम मात्रा में आपकी ऑक्सीजन उपस्थित होती है। इसी के साथ अपन CO2 की बात करते हैं दोस्तों। तो CO2 की सांद्रता दोस्तों वायुमंडल की तुलना में मृदा वायु में अधिक होती है। कितनी होती है? लगभग 0.3%। अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि मृदा वायु में CO2 की मात्रा वायुमंडल की तुलना में कितनी होती है तो दोस्तों उनको राइट आंसर देना कि 10 गुना ज़्यादा होती है। क्या होती है? 10 गुना ज़्यादा होती है। क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे आपको तो कंफ्यूज नहीं होना, तो 10 गुना ज़्यादा उपस्थित होती है। क्योंकि क्वेश्चन आएगा कंपटीशन एग्जाम में, जहाँ से अपवाद होता है वहीं से क्वेश्चन निकलता है। तो ये अपवाद है कि भाई मृदा वायु के अंदर जो वायुमंडल की तुलना में CO2 की मात्रा कितनी होती है तो वो होती है 0.30%। और वायुमंडल से अगर तुलना करें तो लगभग उसकी 10 गुना ज़्यादा मात्रा में वो उपस्थित होती है। कितनी होती है? लगभग 0.30%। ठीक है, एक तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपको एक और क्वेश्चन पूछ लें कि मृदा की गहराई में बढ़ते समय, जैसे जैसे मृदा की गहराई में अपन बढ़ते हैं वैसे वैसे CO2 की मात्रा
कम होती है, ज़्यादा होती है, कुछ परिवर्तन नहीं होता, या सारे ही परिवर्तन होते हैं, तो उस समय आपको जो राइट आंसर देना है कि मृदा में जैसे जैसे अपन गहराई में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी CO2 का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। क्या होगा? वैसे वैसे CO2 का लेवल बढ़ता जाएगा और ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा? घटता जाएगा। ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा दोस्तों? घटता जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा कि ये आपका याद रखने का फंडा है कि जैसे जैसे मृदा गहराई में अपन बढ़ते हैं, मृदा की नीचे की परतों की तरफ अपन जाते हैं, ज़्यादा गहराई में जाते हैं, तो वहाँ पर CO2 की सांद्रता बढ़ती रहती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती रहती है, ऑक्सीजन की सांद्रता गिरती रहती है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको अपवाद स्वरूप मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों एक जो क्वेश्चन पूछते हैं वो थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछते हैं, और घुमा फिराने का मतलब है कि यहाँ जो ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो जो CO2 की सांद्रता याद करते हैं, वायुमंडल हुआ या मृदा वायु हुई, उसमें प्रतिशत में वो याद करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिशत में याद करते हैं। परंतु आजकल जो एग्जामिनर हैं वो बहुत शाणे होने लग गए हैं, बहुत दिमागदार होने लग गए हैं, तो वो क्या करते हैं, थोड़े से पेपर के पैटर्न को टफ बना देते हैं। आपको आता है आंसर, पर थोड़ा सा वो क्या कर देंगे, उसको घुमा देंगे, तो आप अगर पढ़े होंगे अच्छे से तो उसका आंसर दे पाएंगे, बाकी आप क्या हो जाएंगे, गोल हो जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, आपकी परसेंटेज की जगह वैल्यू दे देते हैं, क्या? PPM। क्या दे देते हैं? PPM वैल्यू दे देते हैं, PPM, कि भाई आपकी वायु मंडल के अंदर CO2 की मात्रा PPM में कितनी उपस्थित होती है, या मृदा वायु के अंदर CO2 की मात्रा कितनी उपस्थित होती है। 4 ऑप्शन दे देते हैं। ठीक है, तो अब आपको इस क्वेश्चन के आंसर देने के लिए आपको PPM का नॉलेज आपको होना चाहिए कि PPM होता क्या है। तो PPM की फुल फॉर्म होती है पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, और 1 मिलियन का मतलब होता है दोस्तों 10 लाख। कितना? 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। कितना होता है दोस्तों? 10 लाख होता है। और जब अपन पार्ट पर मिलियन की बात करते हैं तो अपन बात करते हैं कि मृदा वायु में अगर कोई भी PPM के अंदर वैल्यू पूछ रहा है, और अगर वैल्यू आपकी प्रतिशत में आपको पता है या प्रतिशत में दे रखी है, तो इसका एक फॉर्मूला है जिसके माध्यम से आप प्रतिशत को PPM में बदल सकते हैं। तो अगर आपके ऑप्शन PPM में दे रखे हैं और क्वेश्चन ऐसा आ रखा है कि मृदा वायु में CO2 की मात्रा कितनी होती है, और ऑप्शन चारों के चारों ही PPM में है, तो उस टाइम आपको दिमाग लगाना है और ये सूत्र याद रखना है। PPM बराबर दिए गए तत्व या पदार्थ की मात्रा प्रतिशत में, दिए गए तत्व या पदार्थ की मात्रा प्रतिशत में गुणा 10,000, गुणा 10,000। तो जब आप PPM में कोई वैल्यू पता करोगे तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो आइए देख लेते हैं कि भाई क्वेश्चन आपका है कि मृदा वायु में CO2 की मात्रा कितनी होती है PPM में अगर दे रखा है, और आपको याद है कि भाई प्रतिशत में तो 0.3% होती है। तो आपको क्या करना है, PPM बराबर दिए गए पदार्थ की मात्रा प्रतिशत में, तो प्रतिशत में मात्रा कितनी है, 0.3% है, गुणा 10,000, गुणा 10,000। तो जब आप 10,000 से इसको गुणा करोगे तो एक शून्य आपका इस 0 से चला जाएगा, और जो आपकी मात्रा है, सांद्रता है, वो 3,000 PPM आ जाएगी। ठीक है ना। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले कि मृदा वायु के अंदर CO2 की सांद्रता कितनी होती है, तो प्रतिशत में तो होती है 0.3%, और PPM में होती है 3,000 PPM। कितनी होती है? 3,000 PPM होती है। ये तो हो गया भाई साहब PPM पता करना। अगर दोस्तों आपको कोई वैल्यू PPM के अंदर पता है, ठीक है ना, क्या PPM के अंदर आपको कोई वैल्यू पता है और आपको प्रतिशत में पता करना है, ठीक है, प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत बराबर सूत्र है, ये भी याद रख लेना, प्रतिशत बराबर दिए गए पदार्थ की मात्रा PPM में
दिए गए पदार्थ की मात्रा ppm में भाजक 10,000, भाजक 10,000। तो ये सूत्र भी आपको याद होना चाहिए। तो जब अपन प्रतिशत की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन वापस दोहरा देते हैं कि मृदा वायु में CO2 की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, और आपको प्रतिशत के अंदर याद नहीं है और आपको ppm में याद है, तो आप कैसे दोगे इसका आंसर? प्रतिशत बराबर दिए गए पदार्थ की मात्रा ppm में। तो ppm में आपको पता है कि पिछले क्वेश्चन में आपने पता किया था 3000 ppm आपकी सांद्रता आई थी CO2 की, भाजक 10,000, भाजक 10,000। तो ये 3 शून्य से आपके 3 शून्य चले जाएंगे और ये 1 शून्य से 1 दशमलव यहाँ आगे आ जाएगा। तो जब आप प्रतिशत के अंदर पता करोगे तो 0.3% आपकी सांद्रता आ जाएगी मृदा के अंदर। ठीक है, तो ये दोस्तों दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, और ये याद रखोगे तो आप किसी भी प्रकार से परसेंटेज को ppm में बदल पाओगे, और ppm दे रखा है तो उसको परसेंटेज के अंदर चेंज कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं, आगे का नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए क्या है वो देखते हैं। और ये जो ppm से संबंधित जो क्लासेस हैं इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ, और उसके बारे में आपको समझाऊंगा पूरी अच्छे तरीके से। उसमें न्यूमेरिकल भी लेंगे अपन और उसके आंसर्स करेंगे। ठीक है ना। तो आज जो मैं बेसिक नॉलेज आपको दिया हूँ उसको याद रखना है और सूत्र याद रख लेना है, ताकि आप जब नेक्स्ट क्लास अपनी जब भी हो और उसके अंदर ppm का टॉपिक आए तो आप झट से आंसर दे पाए और अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बढ़ा पाए। ठीक है, तो आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अपन। आगे का जो टॉपिक है दोस्तों वो है मृदा निर्माण। भाई सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो भाई साहब मृदा का जो निर्माण होता है वो कुछ भौगोलिक प्रक्रियाओं के द्वारा संपन्न होता है। तो भौगोलिक प्रक्रियाओं की जब अपन बात करते हैं तो उसके अंदर चट्टानों का अपक्षय आता है। ठीक है ना, अपक्षयन प्रक्रिया, वेदरिंग प्रोसेस ऑफ रॉक्स। ठीक है ना, चट्टानों की अपक्षयन की प्रक्रिया आती है उसके अंदर, और उनके द्वारा जब मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं भी काम करती है और कुछ कारक होते हैं वो सारे मिलकर के आपके मृदा का निर्माण करते हैं। तो अपन देखते हैं कि चट्टानों के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अपक्षय से प्राप्त असंगठित पैतृक पदार्थों पर मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं व कारक कार्य करके मृदा का निर्माण करते हैं, उनको मृदा का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान आपको देना है कि भाई आपके चट्टानों के ऊपर चट्टानों के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अपक्षय होगा और उससे आपका असंगठित, अनकंसोलिडेटेड आपका मटेरियल, पैतृक पदार्थ आपका प्राप्त होगा। उसके ऊपर आपकी मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं काम करेगी, कारक कार्य करेंगे और मृदा का निर्माण करेंगे। तो दोस्तों यहाँ जो एक अपक्षय जो ये टर्म आ रही है उसके बारे में आपको समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है कि भाई चट्टानों का अपक्षयन कैसे होता है। ये अपक्षयन की जो टॉपिक है इसको मैं अलग से एक वीडियो बना करके आपको कंप्लीट कराऊंगा, बट यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा हिंट देना ज़रूरी है ताकि ये टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि जब वेदरिंग की अपन बात करते हैं, जो अपक्षयन की बात करते हैं तो 3 प्रकार की होती है, भौतिक अपक्षयन, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। चट्टानों का 3 प्रकार से अपक्षय होता है जिसके द्वारा पैतृक पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, तो वो अपक्षय कैसे होता है वो यहाँ देख लेते हैं। ये देखो, ये आपकी विभिन्न प्रकार की चट्टानें यहाँ पर दर्शाई गई है। ठीक है, इसमें अपन देखें तो ये पूरी की पूरी एक चट्टान थी, इसके ऊपर आपकी भौतिक अपक्षय की प्रक्रिया के द्वारा, रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया या जैविक अपक्षय की प्रक्रिया के द्वारा ब्रेकडाउन हो गया। ये 2 छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर टूट गई और टूटने के बाद और छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर ये टूट गई। तो ये आपको एग्जाम्पल अच्छे तरीके से समझने में आपके लिए उपयोगी होगा कि भाई जो चट्टानों का अपक्षय होता है उनके ऊपर भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, उनके द्वारा बड़ी जो चट्टानें होती है वो छोटे छोटे क्लॉट्स के अंदर टूटती है और इसी प्रकार से पैतृक पदार्थ का निर्माण होता है।
एक अपन ये देखें कि ये बड़ी सी चट्टान है, इस बड़ी सी चट्टान के बीच में ये होल है, ठीक है ना। तो ये होल दोस्तों नेचुरली अपक्षय की प्रक्रिया के द्वारा ही बना है, क्योंकि इस होल के मध्य में यहाँ पे कोई ना कोई मिनरल उपस्थित होगा, और वो मिनरल समय के साथ साथ जब आइस गिरी है या बारिश हुई है तो उस पानी के साथ में घुलनशील होकर के यहाँ से रिमूव हो गया, यहाँ से हट गया। तो इस तरीके से इस जगह पर ये होल बन गया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपको बेस्ट एग्जांपल है वेदरिंग का। ये जब वेदरिंग होती है या अपक्षय की प्रक्रिया होती है तो इससे पैतृक पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। और जब पैतृक पदार्थ आपका बन जाता है तो पैतृक पदार्थ पर आपकी मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं काम करती है। तो जब अपन चट्टानों का अपक्षय टॉपिक पढ़ेंगे उस टाइम मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। तो मृदा निर्माणकारी जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर जैसे ह्यूमिसीकरण होता है, ह्यूमिफिकेशन, ठीक है, जिसमें ह्यूमस का निर्माण होता है, आपकी एल्यूविएशन होती है, इल्यूविएशन होती है, आपकी लेटराइकरण होती है, आपकी पोडजोलीकरण होती है, ठीक है, उसमें आपकी लवणीकरण होती है जिसको सेलेनाइजेशन कहते हैं, आपकी क्षारीकरण प्रक्रियाएं होती है। तो ये सारी की सारी प्रक्रियाएं आपके मृदा निर्माण में सहायक होती है, इनके द्वारा विभिन्न प्रकार की मृदाओं का निर्माण होता है, ठीक है। इसके साथ साथ ही दोस्तों अगर अपन बात करें तो कुछ कारक होते हैं जो मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अपन भी जानते हैं कि भाई अपन कुछ भी कार्य करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ फैक्टर अफेक्ट करते हैं। जैसे मैं ये वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ तो इसमें एक तो ये आपका ऑनलाइन जो आ रहा हूँ उसमें आपके जो नेटवर्क है वो एक फैक्टर है। अगर अच्छा नेटवर्क आता है तो वीडियो विदाउट बफरिंग करके चल जाएगी। अगर नेटवर्क पुअर है, पुअर कंडीशन का है, तो बफरिंग ज़्यादा होगी और आपको कंटेंट अच्छे से नहीं मिल पाएगा। इसी तरीके से जब मृदा का निर्माण होता है तो उसमें भी विभिन्न प्रकार के कारक अपना कार्य करते हैं, उनमें रोल प्ले करते हैं, उनके कारकों के ऊपर ही उस मृदा का निर्माण डिपेंड करता है, उनका निर्माण संभव हो पाता है। तो जो कारकों के बारे में जो ज्ञान दिया था सर्वप्रथम अगर अपन बात करें तो 1900 के अंदर आपके एक वैज्ञानिक थे जिनको फादर ऑफ सोइल साइंस कहते हैं या मृदा विज्ञान के जनक कहते हैं, वीवी डोकुचेव। क्या थे? वीवी डोकुचेव थे। उन्होंने इन कारकों के बारे में बताया था, उन कारकों के बारे में उन्होंने बताया था और उन्होंने केवल 3 कारकों के बारे में जानकारी दी थी। एक दी थी आपके पेरेंट मटेरियल या पैतृक पदार्थ के बारे में, एक दिया था उन्होंने जलवायु के बारे में, ठीक है, क्लाइमेट, और एक दिया था उन्होंने ऑर्गेनिज्म के बारे में जिसको अपन बायोस्फीयर के अंदर कहते हैं। तो 1900 के अंदर तो वीवी डोकुचेव थे, उन्होंने ये पकलो बताया था, इसको याद रखने का है, पैतृक पदार्थ, जलवायु और ऑर्गेनिज्म। तो ये तीनों जो कारक दिए थे ये दिए थे वीवी डोकुचेव ने। उसके साथ ही साथ अगर अपन बात करें कि बाद में एक वैज्ञानिक हुए जेनी, ठीक है, क्या हुए? जेनी वैज्ञानिक हुए। उन्होंने 1941 के अंदर, कब? 1946 के अंदर आपके 1941 में उन्होंने एक समीकरण प्रस्तुत किया और उसमें उन्होंने बताया कि ये जो समीकरण है ये आपके मृदा निर्माण जो निर्माण होता है उससे संबंधित जो कारक हैं उनको दर्शाता है। तो उन्होंने जो समीकरण दिया उसके अंदर S = F ब्रैकेट ClBrPt, ठीक है, ये एक उन्होंने समीकरण दिया। तो इस समीकरण का जो मतलब होता है वो होता है, F का मतलब तो होता है कार्य, वर्क या फंक्शंस, Cl का मतलब होता है क्लाइमेट या जलवायु, ठीक है, और B का मतलब होता है बायोस्फीयर या जैवमंडल, बायोस्फीयर या जैवमंडल। तो जब जैवमंडल की बात करते हैं तो उसमें वनस्पति भी आती है, वेजिटेशन भी आती है। तो इन्होंने जब वीवी डोकुचेव ने ऑर्गेनिज्म नाम दिया था और जेनी ने क्या कर दिया, ऑर्गेनिज्म को बायोस्फीयर के अंदर कन्वर्ट कर दिया, जैवमंडल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने बताया कि भाई जब अपन ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो ऑर्गेनिज्म के साथ साथ वनस्पति भी आती है, तो अपन इसको बायोस्फीयर कर देते हैं। तो उन्होंने जो जेनी ने बायोस्फीयर टर्म यूज करी उसके अंदर वेजिटेशन और आपके ऑर्गेनिज्म, वनस्पति और सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया। आर का उन्होंने बताया, आर का मतलब होता है किसी भी
आपकी जो धरातल है उसकी स्थलाकृति, भाई आपकी भूमि किस प्रकार की है, पृथ्वी की जो स्थलाकृति है उसको उन्होंने आर बताया, ठीक है, आर फैक्टर से डिनोट किया। आर का मतलब होता है रिलीफ, स्थलाकृति, और इस रिलीफ को एक और नाम है टोपोग्राफी। इससे भी अपन बता सकते हैं कि ये जो चेंजेज आ रहा ना, या ये जैसे ढलान है, ये ऊपर घाटी आ गई फिर वापस ढलान आ गया, उतार चढ़ाव जो है इसको बोलते हैं टोपोग्राफी, ठीक है। और पी जो उन्होंने फैक्टर दिया था, उस पी फैक्टर को उन्होंने कहा था पेरेंट मटेरियल। क्या कहा था? पेरेंट मटेरियल, हिंदी में कहते हैं पैतृक पदार्थ। ये जो असंगठित पैतृक पदार्थ है ना, नाम, वो पेरेंट मटेरियल इंग्लिश में बोलते हैं। और टी उन्होंने जो जेनी ने बताया था फैक्टर, वो बताया था कि मृदा निर्माण से संबंधित जो टाइम है, कि भाई प्रक्रियाएं टाइम कितना ले रही है या मृदा की आयु कितनी है, वो टी से डिनोट किया उन्होंने। तो ये जो 5 कारक है उन्होंने जेनी ने प्रदर्शित किए। वीवी डोकुचेव ने 3 कारक प्रदर्शित किए थे, जेनी ने उसमें सुधार करके 5 कारकों में उसको बांटा। इसके साथ ही आगे जो आपके एक वैज्ञानिक हुए हैं जेएस जोफे, ठीक है, उन्होंने 1949 के अंदर 1949 के अंदर ये जो 5 कारक आपके जेनी ने दिए थे उनको आगे चल करके और विभक्त किया, और उन्होंने बताया था कि भाई ये जो कारक हैं ये तो ठीक है, पर इनमें भी 2 प्रकार के ये कारक हैं। एक तो कारक हैं आपके सक्रिय कारक और एक है आपके निष्क्रिय कारक। तो जो वैज्ञानिक जोफे थे उनने 1949 के अंदर जो मृदा निर्माण के जो कारक थे उनको 2 भागों के अंदर विभक्त किया था। उनमें पहला जो उन्होंने नाम दिया था वो दिया था सक्रिय कारक, और दूसरा नाम दिया था निष्क्रिय कारक, ठीक है। सक्रिय का मतलब एक्टिव फैक्टर और पैसिव फैक्टर। तो आपकी जो जलवायु, जिसको Cl से डिनोट कर रखा था, किससे कर रखा था? Cl से डिनोट कर रखा था इसको, और जो जैव मंडल है जिसको आपके B से डिनोट कर रखा था, किससे कर रखा था? B से डिनोट कर रखा था। तो इन दोनों कारकों को जोफे ने 1949 के अंदर क्या कहा कि ये जो मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको ये दोनों सक्रिय रूप से प्रभावित करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, इसीलिए इनको सक्रिय कारक कहा उन्होंने, ठीक है। तो जलवायु और जैव मंडल आपके सक्रिय कारक हैं, और जोफे ने आपके जो 3 कारक जो बच गए थे, जैसे धरातल की अपन ने बात करी तो इसको R से डिनोट किया था, पैतृक पदार्थ को P से किया था, और समय और आयु को T से किया था। तो उन्होंने जेएस जोफे ने इन तीनों कारकों को क्या बताया? ये निष्क्रिय कारक है, निष्क्रिय रूप से आपकी मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको प्रभावित करते हैं। तो ये पूरा एक साइकिल आप देख सकते हैं कि जो वायुमंडल है, जलवायु है आपकी, वो मृदा निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। आपके सूक्ष्म जीव वगैरह वगैरह, आपके वनस्पति, वो सारे मिलकर के मृदा निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। पैतृक पदार्थ आपकी मृदा निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, टाइम करते हैं, और आपका टोपोग्राफी या आपका जो धरातल है या जो स्थलाकृति है वो मृदा निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों ये जो अपन बात कर रहे हैं कि ये टॉपिक तो ठीक है, पर इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है? तो क्वेश्चन दोस्तों इस तरीके से पूछेंगे कि निम्न में से मृदा निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले सक्रिय कारक हैं। 4 ऑप्शन दिए होंगे। एक ऑप्शन में आपको जलवायु दिया होगा, दूसरे ऑप्शन में आपको धरातल, तीसरे ऑप्शन में पैतृक पदार्थ, और चौथे ऑप्शन में आपका समय या आयु दिया होगा। तो उसमें अगर आपको ये टॉपिक कंप्लीट किए होंगे हमारे चैनल पर तो इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो जो सक्रिय कारक है वो तो जलवायु है, निष्क्रिय कारक है आपके धरातल, पैतृक पदार्थ और समय है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि सक्रिय और निष्क्रिय कारकों के बारे में पूछ सकते हैं, और ज्यादातर क्वेश्चन ही ऐसे ही आता है, सक्रिय और निष्क्रिय कारकों के बारे में पूछते हैं। बाकी और क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं कि भाई मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनको सक्रिय कारक और निष्क्रिय कारकों के अंदर किसने विभक्त किया, उसमें वैज्ञानिकों का नाम पूछ सकते हैं, जिसमें जेएस जोफे है, ठीक है, जेनी है, आपके वीवी डोकुचेव है। तो इस तरीके से वैज्ञानिकों का नाम भी आपको याद रखना है। आई होप दोस्तों ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों वो है आपका मृदा कणाकार। क्या है दोस्तों? मृदा कणाकार। तो जब अपन मृदा कणाकार की बात करते हैं तो मृदा कणाकार क्या है? ये मृदा की एक भौतिक विशेषता है। क्या है? भौतिक विशेषता है। भौतिक विशेषता की बात करें अपन तो भौतिक विशेषताओं में
मृदा कणाकार, मृदा संरचना, मृदा रंग, मृदा वायु, मृदा जल, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, भौतिक विशेषताएं हैं, जिनको फिजिकल प्रॉपर्टीज इंग्लिश में कहते हैं। तो अपन जब इस टॉपिक में अपन बात कर रहे हैं मृदा कणाकार के बारे में, तो जब इस कणाकार का संधि विच्छेद करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कण प्लस आकार, ठीक है ना, कणाकार। तो मृदा के जो कण हैं उनका आकार क्या है, उन आकारों को किसने विभाजित किया, किसने उनको क्लासिफाई किया, वर्गीकृत किया, उसके बारे में इस टॉपिक के अंदर अपन अध्ययन करेंगे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले कि मृदा में विभिन्न मृदा वर्ग के कणों, बालू, सिल्ट और क्ले के अपेक्षित घनत्व को, अपेक्षित अनुपात को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों मृदा कणाकार कहा जाता है, सॉइल टेक्सचर कहा जाता है। द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले इन सॉइल इज नोन एज सॉइल टेक्सचर, ठीक है। तो मृदा के अंदर जो आपके बालू, ठीक है, मृदा कणाकार को क्या क्या है, एक तो बालू कण हो सकते हैं, एक आपके सिल्ट जैसे कण हो सकते हैं और एक कले कण हो सकते हैं। ये तीनों मिलकर के इनका जो अपेक्षित अनुपात होता है वही कणाकार कहलाता है, ठीक है ना, मृदा कणाकार कहलाता है। दोस्तों यह मृदा का स्थायी गुण होता है, क्या होता है, मृदा का स्थायी गुण होता है, इट कांट बी चेंज्ड, ठीक है, इसको अपन परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। जैसे मृदा संरचना होती है वो परिवर्तित हो सकती है, आपकी मृदा वायु परिवर्तित हो सकती है, मृदा रंग परिवर्तित हो सकता है, परंतु आपका मृदा कणाकार मतलब कभी भी चेंज नहीं होता है, कई हजारों वर्ष लग जाते हैं मृदा कणाकार को चेंज होने में, ठीक है। तो ये मृदा की एक फिक्स्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, ये स्थायी गुण है, जिसको अगर अपन बात करें कि ये स्थायी रहता है, स्टेबल रहता है, ये चेंज नहीं होता है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि निम्न में से मृदा की वह भौतिक विशेषता जो अपरिवर्तित रहती है, उसमें ऑप्शन आ जाए, एक आपका मृदा संरचना, एक आ जाए आपका मृदा रंग, एक आ जाए मृदा कणाकार और एक आ जाए मृदा जल, तो उसमें आपका जो अपरिवर्तित रहती है वो क्या रहती है दोस्तों, मृदा कणाकार आपकी अपरिवर्तित रहती है। इसको आपको टिक कर देना है, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जब अपन कण के आकार की बात करते हैं तो अलग अलग जो एजेंसियां हुई है विश्व के अंदर, उन्होंने मृदा के कणों को वर्गीकृत किया है, जिसके अंदर अपन BIS जो ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हो गया आपका, सॉरी ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है, और आपका USDA हो गया, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हो गया आपका, और ISSS इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस। तो ये 3-4 जो एजेंसीज हैं जो आपकी काम कर रही है मृदा से संबंधित, इन्होंने मृदा के कणों को वर्गीकृत किया है। तो अपन भारत की बात करते हैं, तो जब भारत की बात करते हैं तो जो आपके ISSS हैं, ISSS ने जो वर्गीकरण लिया था उसी को अपन भारत में अपनाते हैं, उसी को अपन पढ़ते हैं, लिखते हैं, फॉलो करते हैं। और ये जो ISSS के अंदर जो वर्गीकरण दिया था, एक वैज्ञानिक थे अटरबर्ग, उन्होंने ये वर्गीकरण प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों ISSS का अगर अपन मुख्यालय की बात करें तो वो भी आपका अमेरिका के अंदर ही है, और ISSS की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सॉइल साइंस, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, और हिंदी में अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान सोसाइटी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान परिषद ऐसे बोल सकते हैं, परिषद बोल सकते हैं सोसाइटी को, या सोसाइटी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इन्होंने जो अटरबर्ग ने जो क्लासीफाई किया था, ISSS ने जो क्लासिफिकेशन दिया था, इसमें जो बालू थी, बालू, सिल्ट और क्ले कण थे, इनको वर्गीकृत किया था कि इनका आकार क्या हो सकता है। तो सबसे जो सूक्ष्मतम कण होते हैं मृदा के अंदर वो होते हैं मृत्तिका के कण। किसके होते हैं, मृत्तिका के कण होते हैं। इन कणों का जो आकार था उन्होंने मिलीमीटर के अंदर बताया, व्यास क्या बताया, मिलीमीटर के अंदर बताया। जो मृत्तिका के कणों का जो आकार है वो 0.002 मिलीमीटर से कम होता है, ठीक है। तो अगर आपको पूछ ले कि मृदा के अंदर सूक्ष्मतम जो कणों का आकार है वो किस प्रकार के कणों का होगा, बालू का होगा, सिल्ट का होगा या मृत्तिका का होगा, तो मृत्तिका का आपका कणों का आकार सबसे छोटा होगा। और कणों का साइज भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन इस साइज से पूछते हैं
कि निम्न में से मृतिका के कणों का आकार क्या है, और ये निशान भी याद रखना, ये निशान कम का निशान है, तो 0.002 mm से कम होता है मृतिका का। जब इस कणों से ऊपर और बड़े वाले कणों की तरफ बढ़ते हैं तो उस समय आता है आपके सिल्ट के कण, ठीक है। तो सिल्ट के कण जो होते हैं आपके, उन कणों का जो आकार होता है वो होता है 0.002 मिलीमीटर से 0.02 मिलीमीटर के मध्य। तो इस प्रकार के जो कण होते हैं उनको सब अपन सिल्ट कहते हैं। सिल्ट से जब अपन बड़े कणों की तरफ बढ़ते हैं तो उसके अंदर आते हैं महीन बालू या फाइन सैंड। तो उन कणों का जो आकार होता है वो होता है 0.02 मिलीमीटर से 0.2 मिलीमीटर के मध्य, 0.02 मिलीमीटर से 0.2 मिलीमीटर के मध्य। इन कणों को जो अपन कहते हैं वो कहते हैं महीन बालू या फाइन सैंड। फिर इन कणों से भी अगर ऊपर की तरफ बढ़े या इनसे जो मोटे कण होंगे उनको बोलेंगे मोटी बालू या कोरस सैंड। इन कणों का जो आकार होगा वो होगा 0.2 मिलीमीटर से 2.0 मिलीमीटर तक, ठीक है। तो जो 2 मिलीमीटर तक के जो कणों का जो आकार है वो आपका सारा का सारा मोटी बालू या कोरस सैंड का होगा। और जब 2 मिलीमीटर से ऊपर की तरफ अपन बढ़ेंगे, 2 मिलीमीटर व्यास से बड़े कणों की तरफ अपन बात करेंगे तो उसमें आपके सारे कंकड़ पत्थर आ जाएंगे, ठीक है ना। कंकड़ आ जाएंगे जिससे स्टोन, पबल्स, कोबल्स बोलते हैं, तो कंकड़ आपके आ जाएंगे। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये आपको याद रखना है कि इसमें एक तो मृतिका की जो मृदा के कणों की जो आकृति है वो पूछते हैं, कभी कभी आपके सिल्ट के कणों की आकृति पूछते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि मृदा के अंदर जो सूक्ष्मतम कणाकार है वो किसका है, तो वो भी आपको मृतिका का है। तो ये भी आपको याद रखना है। आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है दोस्तों, मैं आपको वापस दोहरा रहा हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके लिए कवर करके आऊँ, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो कवर हो। नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं टॉपिक की वो है मृदा कणाकार का निर्धारण। भाई अपन ने मृदा कणाकार की तो बात कर ली कि मृदा के जो कणाकार है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होती है रेत, एक मतलब बालू, एक होती है आपकी सिल्ट और एक होती है क्ले, सैंड, सिल्ट और क्ले। तो इनका जो निर्धारण है 2 विधियों से कर सकते हैं। एक तो होती है आपकी फील्ड मेथड और एक होती है आपकी लेबोरेटरी मेथड या प्रयोगशाला विधि। तो जब अपन फील्ड मेथड की बात करते हैं तो फील्ड मेथड में आपका स्पर्श विधि आती है, और जब अपन हाइड्रोमीटर विधि की बात करते हैं तो ये एक प्रकार की प्रयोगशाला विधि है जिसको अपन प्रयोगशाला के अंदर काम में लेते हैं, ठीक है ना। तो ये दोस्तों आपका एक हाइड्रोमीटर दे रखा है और ये एक सिलेंडर दे रखा है, ग्लास सिलेंडर। इसके अंदर अपन ने मृदा का गोल बनाया है और उसके अंदर अपन हाइड्रोमीटर को इसके अंदर डिप करवा रहे हैं। तो अपन इसके अंदर इसकी रिलेटिव जो डेंसिटी है मृदा की वो पता करके, कैलकुलेशन करके और मृदा का कणाकार का निर्धारण करते हैं, ठीक है ना। कोई आपकी मृदा के कण का आकार ये है। इसके अलावा दोस्तों जब अपन स्पर्श विधि की बात करते हैं तो ये सबसे सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। इसको ज़्यादातर यूज में लेते हैं क्योंकि इसमें समय कम लगता है और खेत में अपन इसको रह करके पता कर सकते हैं, क्योंकि इस विधि के अंदर अपन महसूस करते हैं मृदा को छू करके, ठीक है। आपका जो फिंगर है और थंब है इन दोनों के मध्य में ये मिट्टी को छू करके अपन पता करते हैं और एक्सपीरियंस से बताते हैं कि मिट्टी आपकी इस प्रकार की हो सकती है। तो जब अपन रेत के कणों के आकार की अगर बात करते हैं, बालू लाइक जो पार्टिकल्स है अगर उनको स्पर्श करके पता लगाते हैं फिंगर और थंब के बीच में, तो आपको कंक्रीला मेथड महसूस होता है, थोड़ा सा ग्रिटी टाइप का महसूस होता है, ठीक है। और जब अपन स्पर्श विधि की जब बात करते हैं तो इसमें अपन पता लगाने के लिए मृदा कणाकार का एक तो बॉल का फॉर्मेशन करते हैं, गोली का निर्माण करते हैं, ठीक है। क्रिकेट बॉल होती है ना, उसी तरीके से अपन मिट्टी की बॉल बनाते हैं और एक रिबिन बनाते हैं, पट्टी का निर्माण करते हैं। तो अगर रेत अगर आपकी रेतीली मिट्टी है या रेत के जो कण ज़्यादातर मात्रा में आपके उपस्थित हैं तो उसमें गोली का निर्माण नहीं होगा या बॉल फॉर्मेशन नहीं होगा। और रिबन की भी अगर फॉर्मेशन की बात करेंगे या पट्टी के निर्माण की बात करेंगे तो पट्टी का निर्माण भी आपका नहीं होगा, ठीक है। इसी के साथ अगर अपन बात करें सिल्ट लाइक पार्टिकल की, कि भाई सिल्ट के आकार के जो कण हैं अगर उसको आप खेत में जाकर के छू करके देख रहे हो फिंगर में और थंब के बीच में, तो आपको पाउडर जैसी फीलिंग आएगी। पाउडर देखा कि नहीं देखा, पॉन्ड्स हो गया आपका
वाइट टोन हो गया, और क्या नाम है उसका, वाइल्ड स्टोन, जेंट्स वाला पाउडर, ठीक है, पार्क एवेन्यू। तो पाउडर जब आप छूते हो तो सॉफ्ट सॉफ्ट फील होता है ना, वैसे ही इस सिल्ट लाइक पार्टिकल्स को आप जब छुओगे तो आपको पाउडर जैसी फीलिंग आएगी। अगर इससे बॉल का फॉर्मेशन करेंगे, बॉल का निर्माण करेंगे, बॉल का निर्माण तो हो जाएगा, परंतु उसमें थोड़ा सा ही प्रेशर आप डालोगे सूखने के बाद तो वो आराम से टूट जाएगी, ठीक है। और रिबन का भी आप निर्माण करोगे तो रिबन जो बनेगी आपकी वो 1 से 3 सेंटीमीटर के मध्य बनेगी, ठीक है, उससे ज़्यादा बड़ी वो नहीं बनेगी। अगर ज़्यादा बड़ी बनाने की कोशिश करोगे तो वो रिबन बीच में से टूट जाएगी। रिबन कैसे बनाओगे, दोनों हथेलियों के बीच में मिट्टी लेकर के बाट बनाते हैं ना भगवान को दीपक करने के लिए, वैसे बाट बनाएंगे, ठीक है। इसी के साथ अपन क्ले की बात करते हैं कि जो मृतिका के जो कण हैं, अगर उसको आप छू करके देखते हो, गिल्ली करके छू करके देखते हो तो आपकी चिपचिपापन, स्टिकी आपको फील होती है, ठीक है। और इससे आप जब बॉल का फॉर्मेशन करोगे या कणों का, गोलिका का निर्माण करोगे तो वो अच्छी तरीके से हो जाएगा। और सूखने के बाद उसको आप तोड़ोगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेशर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और इससे आप रिबिन का फॉर्मेशन करोगे तो रिबिन भी आपकी अच्छी लंबाई में बन जाएगी और उसकी लंबाई लगभग 5 से 7.5 सेंटीमीटर के मध्य होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्न में से 5 से 7.5 सेंटीमीटर लंबाई की रिबन की पट्टी किस मृदा कणाकार में संभव है, तो रेत, सिल्ट और क्ले अगर ऑप्शन है तो क्ले की मिट्टी के अंदर वो संभव है, बाकी संभव नहीं है। तो इस प्रकार से अपन मृदा का कणाकार का निर्धारण कर पाएंगे। और एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि निम्न में से मृदा कणाकार का निर्धारण करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, तो वो स्पर्श विधि है। और अगर ऐसे नहीं पूछे, सर्वाधिक उपयुक्त विधि नहीं पूछे और ऐसे सीधा क्वेश्चन आ जाएगा निम्न में से मृदा कणाकार का निर्धारण करने की विधि है, ऑप्शन में आपको स्पर्श विधि दे रखा है और हाइड्रोमीटर विधि नहीं दे रखा है, तो आपको स्पर्श विधि को टिक करना है। अगर दोनों ही ऑप्शन में दिए होंगे तो उसमें आपको ए व बी दोनों ही आंसर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। एक थर्ड ऑप्शन मिलेगा जिसमें ए व बी दोनों ही देखने को मिलेंगे आपको, ओके। तो इस तरीके से अपन मृदा कणाकार का निर्धारण कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे के टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि भाई मृदा के कणाकार तो ये हो गए तीनों ही। तो अब इन तीनों से मिलकर के आपकी जो मिट्टियों का निर्माण होगा वो कौन कौन सा होगा, उनको किस तरीके से अपन, जैसे रेतीली मिट्टी कहते हैं, सिल्टी मिट्टी कहते हैं, क्ले मिट्टी कहते हैं, तो वो किस आधार पे कहेंगे, वो इनके अनुपात के आधार पर कहेंगे कि मृदा में इनकी उपस्थिति कितनी है। तो पहली अपन बात करते हैं, टॉपिक है आपका कि मृदा कणों की मात्रा के आधार पर मृदाएं की जो सिल्ट, सैंड और क्ले है उनकी कितनी मात्रा उपस्थित होगी, तो उनको रेतीली कहेंगे या सिल्टी कहेंगे। तो अगर रेतीली मिट्टी की बात करें या सैंडी सॉइल की बात करें तो इसमें 85% से अधिक रेत पाई जाती है या रेत के आकार के कण पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी जल धारण क्षमता अत्यंत कम होती है। जल धारण क्षमता का मतलब होता है कि मिट्टी के कणों के मध्य में पानी का रुकना। अगर रेत के अंदर आप पानी डालते हो तो आप लोग दोस्तों देखोगे कि जल्दी से पानी नीचे की परतों की तरफ चल जाता है, सरफेस पर नज़र नहीं आता है, क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता बहुत ही कम होती है। परंतु जल निकास अच्छा होता है, आसानी से हो जाता है। जल निकास का मतलब खेत में से या मिट्टी में से पानी का निकास करना, ठीक है। बारात की निकासी होती है ना, कभी दूल्हे को घर से बाहर भेजना दुल्हन लाने के लिए, इसीलिए। और इसी प्रकार जल निकास की जब अपन बात करते हैं, मतलब खेत में से जल को बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। तो रेतीली मिट्टी की तो अपन ने बात कर ली। इसी के अंदर अगर फसलों की बात करें तो जड़ वाली जो फसलें होती हैं, जिनकी की मिट्टी के अंदर उनके फल लगते हैं, कंदमूल लगते हैं, वो वाली ज़्यादातर रेतीली मिट्टी में अच्छी होती है। जैसे मूंगफली की बात कर ली अपन ने, बाजरा की बात कर लें या दलहनी फसलों की बात कर लें, तो ये ज़्यादातर आपकी रेतीली मिट्टी में अच्छी होती है। इसी के साथ दूसरी जो मिट्टी आती है दोस्तों, वो आती है आपकी सिल्टी मृदा। क्या आती है? सिल्टी मृदा आती है। और सिल्टी मृदा की जब अपन बात करते हैं तो सिल्टी मृदा के अंदर जो सिल्ट आकार के जो कणों की मात्रा होती है वो 80% होती है। कितनी होती है? 80% होती है। और इस प्रकार की जो मृदा की जो अगर अपन बात करें, जल धारण क्षमता बहुत जल धारण क्षमता अच्छी होती है, ठीक है। और
जल निकास बहुत कम होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है सिल्ट आकार का। क्ले मिट्टी या मृतिका की बात करते हैं तो क्ले मिट्टी के अंदर जो क्ले आकार के कणों की जो सांद्रता होती है वो 40% या इससे अधिक मात्रा में आपकी क्ले उपस्थित होती है। इसकी जो जल धारण क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है सैंड, सिल्ट और क्ले से। परंतु जल निकास की अगर बात करें तो जल निकास कम होता है, अच्छा, ठीक है ना, जल निकास अच्छा नहीं होता है। इसमें अगर फसलों की बात करें तो अपन कपास हो गया, आपके चावल हो गया, गन्ना हो गया, इन फसलों के लिए आपकी उपयुक्त मिट्टी है। और जब क्ले मिट्टी की अगर अपन बात करते हैं तो क्ले मिट्टी सर्वाधिक भारत के अंदर महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है। इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है। बट दोस्तों, अगर आप कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त मृदा की बात करते हैं तो वो होती है आपकी दोमट मृदा। क्या होती है? दोमट या लोमी सॉइल। इसमें बालू, सिल्ट और क्ले की मात्रा जो होती है वो समान होती है, ठीक है ना, एक समान अनुपात में वो उपस्थित होते हैं। इस प्रकार की जो दोमट मिट्टी है ये कृषि की दृष्टि से सर्वोत्तम होती है और इसके अंदर सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन लिया जा सकता है। तो क्वेश्चन अगर आपको ऐसे पूछ ले कि निम्न में से फसल उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है, ऑप्शन आ जाए क्ले, दोमट, सिल्ट और रेतीली, तो उस समय आपको राइट आंसर देना है दोमट मृदा पर टिक करके, क्योंकि इसके अंदर आपकी जो बालू, सिल्ट और क्ले की मात्रा जो है वो समान अनुपात में उपस्थित होती है और इस उपस्थिति की वजह से इसके अंदर जो अपन बात करेंगे इसका जो जल निकास होता है वो भी अच्छा होता है, जल धारण क्षमता होती है वो भी अच्छी होती है, पोषक तत्वों को फसलों को उपलब्ध कराने की जो क्षमता है वो भी अच्छी होती है। इसके अंदर अपन खेती में बाड़ी के लिए जो उपयुक्त उपकरण चलाते हैं वो भी आसानी से चला सकते हैं। इसलिए दोमट मृदा आपकी खेती की दृष्टि से सर्वोत्तम है। ठीक है दोस्तों, अगर आज जो अपने टॉपिक डिस्कस किए हैं इससे संबंधित आपके और भी कोई डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छे वीडियो हैं वो आपके लिए ला सकें और आपको वो तुरंत मिल सके। दोस्तों, जब आप कमेंट्स करते हैं तो हमें उनसे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है, फीडबैक मिलता है कि हमें किस तरीके से इम्प्रूवमेंट करना है, आपके लिए हम और क्या अच्छी चीज़ें ला सकते हैं जो आपके परीक्षा के अंदर यूज़फुल हो। तो दोस्तों, आप कमेंट करना ना भूलें प्लीज़। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।